नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज मैं आपको उपपदा चार्ट के बारे में डिटेल में बताने वाली हूँ। इस चार्ट को कैसे बनाया जाता है और फिर इसको कैसे रीड किया जाता है। तो सबसे पहले तो यह समझते हैं कि उपपदा चार्ट होता क्या है। दोस्तों, यहाँ पर आपकी सहूलियत के लिए मैंने मेष लग्न का ही चार्ट ले रखा है। तो यहाँ पर आपका जो 12th हाउस होता है उसका जो पदा निकाला जाता है, उसको जब आप लग्नावत करके नया चार्ट बनाते हैं तो उसको आप उपपदा चार्ट कहते हैं। यह चार्ट जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में आपकी मैरिड लाइफ को देखने के लिए बनाया जाता है और उसके बारे में यह काफी ज्यादा चीजें आपको एक्यूरेटली और डिटेल में बताता है। अब आपके 12 भाव हैं, हर भाव का आप एक पदा चार्ट बना सकते हैं। अभी रिसेंटली मैंने आपको फर्स्ट पदा यानी कि लग्न पदा या आरूढ़ पदा किस प्रकार से बनाया जाता है, अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें मैंने आपको बताया था। तो आज उसी आधार पर ही हम 12th हाउस का पदा चार्ट बनाएंगे और फिर इसको कैसे रीड करना है आपकी मैरिड लाइफ को समझने के लिए, वो हम इसको बना के रीड करेंगे। तो सबसे पहले अब वहां पर 4 एक्सेप्शंस भी होती हैं जो कि मैं आज आपको बताऊंगी। तो अब मान लीजिए आपका यहाँ पर जो है पाइसिस साइन पड़ता है और पाइसिस साइन का जो लॉर्ड है जुपिटर, अब आप देखिए मान लीजिए आपके 10th हाउस में ही बैठा हुआ है। तो 10th हाउस का जुपिटर यहाँ पर अपने से यह देखिए कितने घर दूर है, 11 घर दूर है। यहाँ से आप देखिए ये 12वां घर और ये 11वां घर। तो अपने से 12th का लॉर्ड 11 घर दूर है, तो 12th पदा आपका यहाँ से फिर आप 11वें घर में आएंगे तो जो स्कॉर्पियो साइन है, वृश्चिक साइन है, वह आपका 12th पदा बन जाएगा। तो आप नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि वृश्चिक साइन को रोटेट करके लगन में ले आइए। तो अब आपका जो नया चार्ट बनेगा, प्लैनेट्स उन्हीं साइंस में रहेंगे जहां बैठे हैं, पूरा आपका सिर्फ एसेंडेंट चेंज हो जाएगा। तो जो आपका स्कॉर्पियो साइन यहाँ पर लगन में बनेगा, तो यह आपका 12th पदा उपपदा चार्ट कहलाएगा। 12th पदा जो भी आपका यहाँ पर बनता है, वह आपके स्पाउस के बारे में बताता है कि आपका स्पाउस किस तरह का होगा, उसका स्टेटस कैसा होगा, उसकी सोच कैसी होगी, आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी, मैरिड कितनी लंबी चलने वाली है मैरिड लाइफ, और आपके आपके जो रिश्तेदार होंगे स्पाउस की साइड से, उनके साथ कैसा ट्यूनिंग रहने वाली है, वह सभी आपको इस चार्ट से पता लग सकता है। तो आइए इसको थोड़ा और समझते हैं। अब इस एग्जाम्पल में तो मैंने 12th लॉर्ड को 11वें भाव में लिया था। अब मान लीजिए 12th लॉर्ड 11वें भाव में नहीं है, 12th में ही बैठा हुआ है यहाँ पर। तो जब मैंने आपको आरूढ़ लग्ना बनाना सिखाया था, तब मैंने बताया था एक एक्सेप्शन, 4 एक्सेप्शंस होती हैं जिसमें कि अगर किसी भाव का स्वामी, किसी राशि का स्वामी उसी राशि में ही बैठा हो, तो पदा चार्ट बनाने के लिए वहां से जो 10th हाउस होता है, अब यहाँ का 10th तो ये हो गया सेजिटेरियस, तो 10th हाउस को आप उस भाव का पदा मानेंगे। तो आपका 12th पदा आप धनु साइन में, धनु राशि में आ जाएगा। पहली एक्सेप्शन ये थी। दूसरी एक्सेप्शन थी कि यदि 12th का लॉर्ड अपने से चौथे में बैठा है, मान लीजिए जुपिटर यहाँ बैठा है 1 2 3 4, इस हाउस को आपको फर्स्ट काउंट करना है। तो यदि अपने से चौथे में बैठा है तो 12th पदा आपका फिर यही होगा, दिस विल बी योर 12th पदा। तो ये एक्सेप्शन नंबर 2 थी। एक्सेप्शन नंबर 3 क्या थी कि अगर किसी राशि का स्वामी अपने से 7th हाउस में बैठा है, 12th लॉर्ड अगर मान लीजिए जुपिटर यहाँ पर बैठा है, तो यहाँ का जो आपका 12th पदा होगा यहाँ से चौथे घर का होगा, 1 2 3 4, फिर से यहाँ पर सेजिटेरियस साइन आ जाएगा। अब यदि 12th का लॉर्ड अपने से 10th में बैठा है, मान लीजिए जुपिटर यहीं बैठा हुआ है, ये एक्सेप्शन नंबर 4 है कि किसी राशि का स्वामी अपने से 10th हाउस में बैठा है, तो फिर यहां से आपका जो 7th हाउस होगा जो कि ये है, ये आपका 12th पदा बन जाएगा। तो ये 4 एक्सेप्शंस हैं जिनको आपको अपने मद्देनजर रख के आपको उपपदा चार्ट बना लेना है, और जहां पर भी आपका 12th पदा आएगा
आप उसको लगन में डाल के पूरे चार्ट को घुमा देंगे और फिर आप उसको नए तरीके से दोस्तों स्टडी करेंगे। अब मान लीजिए आपका 12th पदा XYZ करके आपका 12th पदा जो है आपके यहीं पर ही पड़ता है, मेष साइन का ही आपका 12th पदा है। अब समझते हैं इसको कैसे रीड करना है। तो यहाँ पर जो आपका लग्न का लॉर्ड होगा 12th पदा का, उपापदा चार्ट कहते हैं, यूएल चार्ट भी लिखते हैं। अब मंगल की स्थिति बताएगी कि आपके होने वाले स्पाउस का स्टेटस कैसा होने वाला है। अब मंगल हम सबको पता है कि मकर साइन में उच्च का होता है। अब यदि मंगल आपका मकर साइन में है तो आप कह सकते हैं कि आपके स्पाउस का स्टेटस बहुत अच्छा होगा। वो कोई डॉक्टर या कोई बहुत बड़ा अपनी फील्ड में वेल एस्टेब्लिश्ड हो सकता है, यदि आपका लग्न लॉर्ड यहाँ पर एक्सॉल्टेड है। यदि आपका लग्न लॉर्ड यहाँ पर नीच का हो रहा है, कैंसर साइन में जो मंगल होता है वह नीच का होता है, तो कर्क साइन में वह नीच का होने से आप कह सकते हैं कि स्पाउस का स्टेटस अच्छा नहीं होगा। मगर हम सब यह जानते हैं कि जो भी ग्रह केंद्र में नीच के होते हैं उनका नीच भंग भी होता है। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि स्पाउस का स्टेटस अच्छा ना हो शायद, मगर वह सेल्फ मेड होगा, बाद में जाकर बहुत अच्छी पोजीशन हासिल करेगा, क्योंकि यह केंद्र में नीच का मंगल हो रहा है। यहाँ तक हमने समझ लिया। अब यदि आपका मंगल यहाँ पर मान लीजिए 6th हाउस में है, 8th में है, 12th में है या 3rd में है, तब आप कह सकते हैं कि स्पाउस का स्टेटस अच्छा नहीं होगा। तो पहला पॉइंट तो हमने यहाँ पर स्टेटस का देख लिया। अब पॉइंट नंबर 2 जो आपको देखना है वो है कि 12th पदा जो आपका जो मंगल है वह आपके फर्स्ट पदा से किस रेपो में बैठा हुआ है। फर्स्ट पदा यानी कि आप खुद लग्न आरूढ़। अब मान लीजिए आपका लग्न आरूढ़ यहाँ पर कहीं पड़ता है। अब 12th पदा और फर्स्ट पदा आपस में केंद्र में बैठे हुए हैं। जब भी 12th पदा और फर्स्ट पदा आपस में केंद्र में हो या फिर ट्राइन्स में हो या फिर फर्स्ट पदा से 12th पदा 11वें भाव में हो, तो आपको आपके स्पाउस के साथ अच्छे रिलेशनशिप मिलेंगे, उनसे लाभ होगा और आपकी ट्यूनिंग अच्छी बैठेगी। तो यह कुछ पोजीशंस हैं जहां पर आपको लाभ होता है। आपको देखना फर्स्ट पदा से है, फर्स्ट पदा क्योंकि आप हैं, फर्स्ट पदा से 12th पदा कहाँ पर बैठा है वह आपकी ट्यूनिंग बताएगा कि आपके स्पाउस के साथ कैसी रहने वाली है। यदि फर्स्ट पदा और 12th पदा एक दूसरे से छठे में बैठे हैं, एक दूसरे से मान लीजिए फर्स्ट पदा से 12th पदा 12वें भाव में बैठा है या फिर छठे भाव में बैठा है यहां से, या फिर तीसरे भाव में बैठा है या फिर 8वें भाव में बैठा है, तो आप ये देखिए कि फर्स्ट पदा से 12वें में, फर्स्ट पदा से तीसरे में, फर्स्ट पदा से छठे में और फर्स्ट पदा से 8वें में यदि 12th पदा बैठा है तो यहाँ पर आपकी ट्यूनिंग आपके स्पाउस के साथ अच्छी नहीं होगी। तो यह सेकंड पॉइंट था, ठीक है, 12th पदा और फर्स्ट पदा का। अब नेक्स्ट चीज जो आपको देखनी है यहाँ पर, उसमें आपको देखना है कि आपका यदि 12th पदा का जो लॉर्ड है, लग्न लॉर्ड, यदि अपने से 12वें भाव में बैठा हुआ है, तो ऐसे में पॉसिबिलिटी है कि वैसा वो जातक विवाह ना ही करवाए, उसका विवाह ही ना हो, यदि 12th पदा का लॉर्ड अपने से 12वें भाव में बैठा हुआ है। तो ये था आपका पॉइंट नंबर 3। उसके बाद आपको पॉइंट नंबर 4 में देखना है कि कौन कौन से ग्रह आपके 12th पदा को देख रहे हैं। ऑब्वियसली 7वें घर से तो हर कोई ग्रह देखेगा, यहाँ पर फिर कहीं और से बैठ के आपके 12th पदा पे दृष्टि दे रहे हैं। यहाँ तो जुपिटर की दृष्टि होती है या मंगल की या शनि की, राहु केतु की यदि आप लेना चाहें। तो जो भी ग्रह आपके लग्न को देख रहे होते हैं वह आपके स्पाउस के स्वभाव के बारे में भी बताते हैं, और जो ग्रह 7th हाउस से बैठ के आपके लग्न को देख रहे होते हैं 12th पदा में, वह आपके और आपके स्पाउस दोनों के बारे में बताते हैं। क्योंकि यहाँ से अगर ये 12th पदा है तो आपका ये स्पाउस है, तो उसके सामने वाले आप खुद हैं,
तो जो भी ग्रह 7th हाउस में बैठेंगे वह आपके बारे में भी बताएंगे कि मैरिज के बाद आपका कैसा व्यवहार रहने वाला है आपके पार्टनर के साथ, और आपका पार्टनर किस व्यवहार का होगा वह आप 7th हाउस में बैठे ग्रहों से लगा सकते हैं। तो दोस्तों पॉइंट नंबर 4 अभी मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी। एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो भी प्लैनेट्स आपके 7th हाउस में बैठे हों या 12th हाउस में बैठे हों, आपके हस्बैंड या वाइफ के उस ग्रह से निकल के आने वाले जो कारक होंगे प्लैनेट्स, उनके साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी नहीं बैठेगी। मान लीजिए सूर्य आपके यहाँ पर 12th पदा चार्ट में सूर्य यहाँ बैठा है, तो आपके स्पाउस के पिता या तो नहीं होंगे या फिर आपकी ट्यूनिंग उनके साथ ठीक नहीं होगी। मान लीजिए चंद्रमा यहाँ बैठा है, यही 2 घर लेने हैं आपको। यदि चंद्रमा यहाँ बैठा है तो आपके यहाँ तो स्पाउस की मदर नहीं होंगी या फिर आपकी उनके साथ ट्यूनिंग ठीक नहीं बैठेगी। मंगल होगा तो छोटे भाई बहन हो जाएंगे, बुध होगा तो उनके मित्र हो जाएंगे या उनके कजन्स वगैरह हो जाएंगे, और शनि होगा तो बड़े बूढ़े हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको यह भी देखना है कि 7th और 12th हाउस में उपापदा में कौन से ग्रह बैठे हैं। उन ग्रहों के साथ आपका तालमेल विवाह के पश्चात अपने इन लॉज की साइड से अच्छा नहीं रहेगा। तो ये तो था पॉइंट नंबर 5। उसके बाद आपको एक 7th पदा भी देखना होता है, यह है पॉइंट नंबर 6। 7th पदा यानी कि आपकी पार्टनरशिप और सेक्सुअलिटी के बारे में बताता है। अब आपका 7th पदा और आपका फर्स्ट पदा, ये तो आपको देखना है कि इनका क्या आपस में तालमेल है। उदाहरणतः आपका फर्स्ट पदा मान लीजिए यहाँ पर कहीं पड़ता है और 7th पदा मान लीजिए आपका यहाँ पर पड़ता है, तो ये एक दूसरे से केंद्र में है। 1 2 3 4 एक दूसरे से केंद्र में होंगे यदि फर्स्ट पदा और 7th पदा, तो आपका और आपके जो पार्टनर होंगे उनका सेक्सुअल रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहने वाला है। केंद्र यानी कि सेम हाउस में हो जाए फर्स्ट पदा और 7th पदा, या चौथे घर में हो जाए, या 7th हाउस में हो जाए, या 9th हाउस में भी, 5th में भी, 10th में भी। यानी कि केंद्र त्रिकोण में यदि फर्स्ट पदा और 7th पदा बैठे हैं तो आपका और आपके स्पाउस का जो रिलेशनशिप है वह बहुत अच्छा होगा। यदि फर्स्ट पदा और 7th पदा आपस में दुर्द्वादश बैठे हैं, यानी कि दूसरे और 12वें भाव में बैठे हैं, या फिर आपस में 3 6 8 12 भावों में बैठे हैं, तब आपका रिलेशनशिप आपके स्पाउस के साथ फिजिकल रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा। दोस्तों यदि आपकी कुंडली में 2nd हाउस में या 7th हाउस में राहु बैठा है, उपापदा चार्ट में यदि 7th हाउस में और 2nd हाउस में राहु बैठा है, तो ऐसे में भी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम पॉइंट नंबर 4 पे वापस आएंगे। पॉइंट नंबर 4 पे मैंने आपको बताया था जो भी ग्रह आपके 7th हाउस में बैठे होते हैं वह आपके और आपके स्पाउस के ऊपर पूरा का पूरा अपना इन्फ्लुएंस डालते हैं। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। आपके यहाँ पर यदि सूर्य बैठा हुआ है उपापदा चार्ट में 7th हाउस में, तो यह शो करता है कि आपका स्पाउस एक बहुत ही एकम्प्लिश्ड फैमिली को बिलोंग करेगा, बहुत ही अच्छी फैमिली से आता होगा, काफी प्राउड भी होगा। और यदि सूर्य अच्छी पोजीशन में नहीं है, यानी कि नीच का सूर्य बैठा है जैसा कि यहाँ पर, तो आपके स्पाउस को कहीं ना कहीं सरकारी दिक्कतें आ सकती हैं, या आपको सरकार से जुड़ी हुई दिक्कतें विवाह के पश्चात आ सकती हैं। यह आपको भी कहीं ना कहीं अथॉरिटेटिव और एम्बिशियस बनाता है। आपको साइन को इग्नोर नहीं करना। नीच का सूर्य कहीं ना कहीं गड़बड़ करता है, अन्यथा सूर्य यहाँ बैठा हुआ हो और अच्छे ग्रहों के इन्फ्लुएंस में हो तो आपके स्पाउस को भी अच्छा सरकार की तरफ से रिजल्ट देगा। वह एक सरकारी ओहदे में अच्छी पोजीशन पे हो सकते हैं, या फिर आपको भी लाइफ में अच्छी अकम्प्लिशमेंट देगा विवाह के पश्चात। तो सूर्य यहाँ पर आपको भी प्राउड बनाता है, आपको भी एम्बिशियस बनाता है, अथॉरिटेटिव बनाता है, और आपके स्पाउस को भी। यदि सूर्य राहु के साथ अपना रिलेशनशिप बना रहा है तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि आपके जो स्पाउस होंगे या फिर आप खुद होंगे उसको कहीं ना कहीं एडिक्शन की प्रॉब्लम लग सकती है, क्योंकि राहु और सूर्य एक एडिक्शन भी कॉज कर सकते हैं।
तो वह अच्छा एक कॉम्बिनेशन नहीं बनता। अब हम बात करते हैं कि आपके 7th हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ है उपापदा चार्ट में, तो यह एक बहुत ही इमोशनल स्पाउस बताता है। आपके स्पाउस काफी इमोशनल हो सकते हैं और काफी जो है अफेक्शनेट और काफी ज्यादा केयरिंग किस्म के हो सकते हैं। यहाँ पर आपको विवाह के पश्चात हार्ट की ट्रबल्स भी हो सकती हैं यदि चंद्रमा 7th हाउस में बैठा है। तो आपके स्पाउस का जो अट्रैक्शन है आपके प्रति घटता बढ़ता भी रह सकता है, कहीं ना कहीं माइंड वेवर भी कर सकता है, क्योंकि चंद्रमा जो है पक्ष बल उसको मिलता रहता है, 15 दिन में घटता है, 15 दिन में बढ़ता है। तो यहाँ पर आपके स्पाउस का टेम्परामेंट ऊपर नीचे हो सकता है और आपका भी उसी तरह से चलेगा, क्योंकि यदि ये 12th पद आपका स्पाउस है तो उसके सामने वाले आप खुद भी हैं। तो यहाँ पर दोनों ही पार्टियों के ऊपर उसका असर आएगा। तो चंद्रमा का 7th हाउस में बैठना कहीं ना कहीं आपके लिए हृदय के रोग लेकर आ सकता है विवाह के पश्चात। अब यदि आपके यहाँ पर मान लीजिए शनि जैसा ग्रह बैठा हुआ है, तो यह आपको बहुत विवाह के पश्चात अच्छी पोजीशन दिलवाएगा और लाइफ में आपको विदेश की यात्राएं भी करवाएगा। मगर 7th हाउस का शनि आपके स्पाउस को भी देख रहा है, तो स्पाउस बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड किस्म के हो सकते हैं और बहुत ही ज्यादा कंट्रोलिंग किस्म के हो सकते हैं और कहीं ना कहीं सीरियस टेम्परामेंट भी उनका देखने को मिल सकता है। अगर कॉम्प्लेक्शन की बात करें, चंद्रमा आपके स्पाउस को बहुत ही फेयर कॉम्प्लेक्शन बना देगा, शनि आपके स्पाउस का डार्क कॉम्प्लेक्शन कर देगा। तो यह भी आप देख सकते हैं। उसके बाद यदि आपका यहाँ पर मंगल बैठा हुआ है, तो मंगल दोस्तों हम सभी जानते हैं कि आपका यह सुख स्थान है, विवाह का सुख है 4th हाउस, उसको यह अर्गला दे रहा है, पाप अर्गला। तो यानी कि विवाह के सुख में कमी कर देगा। तो विवाह में बार बार आप देखेंगे कलेश होगा, आपका भी शॉर्ट टेम्पर करेगा और आपके स्पाउस को भी एग्रेसिव और शॉर्ट टेम्पर्ड बना देगा। आप काफी ज्यादा केयरिंग हो सकते हैं क्योंकि मंगल काफी ज्यादा केयरिंग भी शो करता है, मगर बिकॉज ये एक क्रोधी स्वभाव को भी दिखाता है, तो आपके और आपके स्पाउस के बीच में टकरार हो सकती है। मंगल की दृष्टि देखें तो 8वीं दृष्टि आपके 2nd हाउस में जा रही है। 2nd हाउस आपकी विवाह की आयु है। 2nd हाउस में जब पाप प्रभाव होगा तो विवाह की आयु कम हो जाती है। तो मंगल यहाँ बैठ के विवाह की लाइफ को शॉर्टेन कर देता है और लड़ाई झगड़े ज्यादा करवाता है। अगर मंगल के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा नहीं होता, विवाह लंबा चलता है मगर विवाह में जो है कटुता बनी रहती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर यदि बुध ग्रह बैठा हुआ हो। दोस्तों बुध ग्रह जो है वह एक शुभ ग्रह है और ये आपको भी काफी इंटेलिजेंट बनाता है और आपके स्पाउस को भी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट और लर्नेड बनाता है। स्पाउस एक बहुत ही फ्रेंडली स्वभाव का हो सकता है, उसके काफी ज्यादा मित्र हो सकते हैं और कहीं ना कहीं स्पाउस यंगर लुकिंग भी हो सकता है, देखने में छोटा हो या कुछ बिजनेस करता हो अपना ही और ज्ञान प्राप्ति का उसे बहुत ज्यादा शौक हो। ऐसा आप देख सकते हैं यदि आपका बुध जो है सप्तम भाव में बैठा हुआ है, तो यह कहीं ना कहीं आपको भी वैसा बना देता है। तो यह कुछ चीजें आप देख सकते हैं। यदि आपके बुध का संबंध चंद्रमा से बन जाए तो ऐसा इंसान काफी ज्यादा अपनी मनमानी करने वाला होता है, फिर उसके लिए सही गलत कोई मायने नहीं रखता। तो बुध के साथ चंद्रमा की युति अच्छी नहीं मानी जाती, या तो चंद्रमा उसके साथ हो या उसके सामने हो। तो ऐसा स्पाउस या ऐसा जातक कहीं ना कहीं अपने हिसाब से चलने वाला होता है और उसके काफी ज्यादा संबंध भी बन जाते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर यदि गुरु बैठा हुआ है। दोस्तों गुरु हम सभी जानते हैं ज्ञान का कारक है। आपके स्पाउस काफी ज्यादा मेच्योर्ड हो सकते हैं, समझदार हो सकते हैं, वाइज हो सकते हैं और काफी ज्यादा नॉलेजेबल हो सकते हैं और काफी इंटेलिजेंट हो सकते हैं, पढ़ने लिखने के बहुत शौकीन होंगे और यहाँ पर आपको भी यह कहीं ना कहीं वैसा ही बना देगा। तो आप भी मैरिज को लेके काफी समझदार और पॉजिटिव सोच वाले
और आपको भी विवाह के पश्चात अपने स्पाउस का इन्फ्लुएंस काफी रहेगा और आप भी काफी ज्यादा इंटेलेक्चुअल अपने आप को महसूस करेंगे यदि आपका जुपिटर 7th हाउस में बैठा हुआ है तो। यदि आपके यदि आपके यहाँ पर वीनस बैठा हुआ है तो आपका स्पाउस बहुत ही गोरा और सुंदर होगा और काफी रिच होगा और आपको काफी ज्यादा उससे स्नेह प्राप्त होने वाला है। मगर क्योंकि वीनस आपके विवाह के चार्ट में 7th हाउस में है तो आप यह भी समझ सकते हैं कि आपके यह कहीं ना कहीं सेक्सुअलिटी को बढ़ा देता है और आपके रिलेशनशिप्स काफी ज्यादा हो सकते हैं यदि आपका वीनस 7th हाउस में बैठा हुआ है तो। अब हम बात करते हैं यदि आपका राहु 7th हाउस में बैठा हुआ है तो। देखिए राहु चीटिंग का कारक है और सेकंड हाउस का राहु और 7th हाउस का राहु उपपदा चार्ट में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी करवाता है। राहु 7th हाउस में स्पाउस को चीटर बनाता है, स्पाउस को एडिक्टिव बनाता है। आपका विवाह ऐसे इंसान से हो सकता है जो कि ऑलरेडी मैरिड हो, विडोअर हो या फिर विदेशी हो, तो ऐसी कोई एक कंडीशन बन सकती है और आप विवाह के मामले में कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे यदि राहु आपका यहाँ बैठा हुआ है। अब यदि आपका केतु यहाँ पर बैठ जाए तब क्या होगा दोस्तों? केतु आपको कहीं ना कहीं विवाह की जो हैप्पीनेस है उसे कर्टेल कर देगा, उसके हैप्पीनेस को खत्म कर देगा क्योंकि आपके सुख स्थान को यह एक अशुभ अर्गला दे रहा है। तो विवाह की हैप्पीनेस नहीं होगी। पॉसिबिलिटी है कि ऐसा इंसान विवाह करवाए ही ना यदि आपके उपापदा के 7th हाउस में केतु बैठा हुआ है। और यदि विवाह हो जाता है तो स्पाउस बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल हो सकता है, बहुत ही ज्यादा पढ़ने लिखने का शौकीन हो सकता है और आपको अपने विवाह से कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी या आपको कभी आपको इंटरेस्ट ही नहीं होगा मैरिज में, आप यह भी कह सकते हैं यदि आपका केतु 7th हाउस में बैठा हुआ है तो दोस्तों यह कुछ इम्पोर्टेंट चीजें थी जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। तो इस तरह से आप उपापदा चार्ट को पढ़ेंगे। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो कहीं ना कहीं हेल्प करेगा मैरिज चार्ट को एनालाइज करने में। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए यदि आपको अच्छा लगे और मेरे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं बहुत से वीडियोस आगे के समय में प्लान कर रही हूँ जिनसे कि आपको काफी लाभ होने वाला है। धन्यवाद।